एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर हमारे पास 4 चैप्टर है। स्केलेटन सिस्टम हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर ये एक टॉपिक है हमारे पास, स्केलेटल सिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम। अब देखो, डायनेमिक वर्ड का मतलब है कि ऐसा सिस्टम है जो इंसान की बॉडी के अंदर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मखसूद किस्म का एक सिस्टम है जो प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है, मूवमेंट कराता है और लोकोमोशन कराता है। इसलिए हम इसको डायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, स्केलेटन सिस्टम आर मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज। देखो, ये स्केलेटन सिस्टम है, ये डिफरेंट टाइप के सेल के बने होते हैं, वो सब के सब लिविंग सेल होते हैं, उनसे मिलके ये स्केलेटन सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, और इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि इट इज कैपेबल फॉर क्विक ग्रोथ, और जो लिविंग टिश्यूज है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो होने की सलाहियत भी रखते हैं। ठीक है, कि स्केलेटन सिस्टम आर अडॉप्ट स्ट्रेस एंड रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर इंजरी। देखो, स्केलेटन सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के जो लिविंग सेल है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ या स्ट्रेस को या वजन को बर्दाश्त करना, और प्लस में उनके अंदर ये भी एबिलिटी होती है, अरे अगर हमारी हड्डी वगैरह या किसी इंजरी के अंदर हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके अंदर रिपेयर होने की भी सलाहियत होती है, क्योंकि उसके अंदर लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, जब 5 to 10% बोन आर डिसॉल्व आर रिप्लेस न्यू वन, उस प्रोसेस को हम रीमॉडलिंग कहते हैं। जब हमारी बोन के 5 से 10% बोन आर डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, या जैसे इंसान की एज जब बढ़ जाती है उसके बाद हड्डियों के अंदर जो प्रोसेस है बनने का वो स्लो हो जाता है, तो वो जो है बोन वापस से रिपेयर होना, टूटी हुई बोन का रिपेयर होना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीमॉडलिंग कहते हैं। कि हमारी जो किसी इंजरी की वजह से बोन वगैरह रप्चर्ड हो जाती है, रप्चर्ड होने के बाद जो हमारी बोन की फॉर्मेशंस होती है, उस बोन की फॉर्मेशंस को हम रीमॉडलिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखो, द ग्रोइंग एज के अंदर our bone are enlarged with the growth of the body। देखो, इंसान की बॉडी के अंदर एक मकसूद एज तक बोन की ग्रोथ होती है, उसके बाद बोन की जो है ना ग्रोथ लेंथ के अंदर या इनलार्ज होना बंद हो जाती है। ये चीज याद रखनी है, रिपेयर होती रहेंगे पर इनलार्ज नहीं होती है। जैसे चाइल्ड होता है तो उनकी बोन्स डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है, पर जब तकरीबन 30-35 साल से ऊपर हो जाता है, फिर उनकी जो या 25 साल से ऊपर हो जाता है, तो उसकी जो बोन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होना बंद हो चुकी होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद जो रीमॉडलिंग सिस्टम है वो स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो शेप या साइज ऑफ द स्केलेट्रॉन को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। कौन? रीमॉडलिंग सिस्टम। ठीक है, हमारी बोन्स जितने भी होते हैं, बोन्स आर हेवी लोड आर एक्सट्रीम स्ट्रेस को क्या करते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट्स। ये चीज याद रखनी है कि हमारी हड्डियां जितनी भी है वो हैवी लोड को सपोर्ट कर रही है और उनको प्रोटेक्शन भी कर रही है, और पूरी बॉडी का जो स्ट्रेस है वो भी बर्दाश्त करके बैठी है। कौन? बोन्स वगैरह। ठीक है, अब देखो, ये जितनी भी बोन्स है, ये देयर आर 3 टाइप ऑफ एसोसिएशन जो सेल होते हैं, उनके अंदर 3 किस्म की सेल से ये रीमॉडलिंग ऑफ बोन बनता है। ठीक है, अब देखो, एक होता है बोन फार्मिंग सेल होते हैं जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, एक बोन मैच्योर सेल होते हैं जिसको हम ऑस्टियोसाइट सेल कहते हैं। ठीक है,
एक होते हैं बोन डिसोल्विंग सेल जिसको हम ऑस्टियोक्लास्ट भी कहते हैं। अब इन तीनों का फंक्शंस क्या है ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो रीमॉडलिंग के अंदर बोन रीमॉडलिंग के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स आर रिपेयर द ब्रोकन बोन। ये चीज याद रखनी है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स जो है हमारी इंजरी की वजह से बोन टूट जाती हैं, उनको रिपेयर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब देखो जैसे मॉडल ऑफ द बोन्स हीलिंग अकर ड्यूरिंग द 6 वीक्स के अंदर हमारी बोन्स की जो फॉर्मेशन है वो कैसे और किस तरीके से होती है। अगर कोई भी हमारी बोन टूट जाती है तो वो तकरीबन कितने 6 वीक लगाती है फॉर्मेशन होने में, बोन्स हीलिंग होने में, ठीक है। अब इन 4 स्टेप्स के जरिए 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स के जरिए हम देखेंगे कि हमारी बोन जो रप्चर्ड बोन है या फ्रैक्चर बोन है वो कैसे रिपेयर होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर देखा जाए तो बोन एंड ब्लड वेसल्स आर रप्चर्ड, द लार्ज ब्लड क्लॉट अराउंड द फ्रैक्चर। जब हमारी बोन टूट जाती है तो उसके दौरान ब्लड वेसल्स और बोन टूट के उसके अंदर जितने भी ब्लड्स वगैरह है वो बाहर निकल जाता है और हमारी जो स्किन है वो सोजन हो जाती है या ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एक फेगोसाइटोसिस सेल है जो लाइसोसोम सेल होते हैं, या ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो क्या कहते हैं, सेल के गंदे मटेरियल, सेल डेब्रीज को या जो हड्डियों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि जो सेल डेब्रीज या सेल के बोन के जो टुकड़े हैं उनको डाइजेस्ट या इंडाइजेस्ट करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कौन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। इसलिए हम इसको बोन डिसोल्विंग सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सपोज करते हैं अगर कोई भी बोन वगैरह टूट जाती है, देखो ये हड्डियां हैं, हड्डियों का जो ये पार्ट्स है इसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे, हाँ। और बीच में जो होता है वो मेडुलरी कैविटी होती है, और जो टूट जाता है यानी कि ब्लड क्लॉट होके बाहर आ जाता है हड्डियों से तो उसको हेमाटोमा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स वगैरह भी रप्चर्ड हो जाती है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो पेरिटोनियम जो हमारे बोन के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम पेरिटोनियम और पेरिस्टियम्स कहते हैं। पेरिस्टियम्स क्या हो जाती है, आर स्टिमुलेटेड, रिलीज ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ये फिर क्या करते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, मास ऑफ द बोन्स और कार्टिलेज क्या करते हैं, उनको सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे, ठीक है। और ये कैलस क्या करेगा, रिप्लेस द ओरिजिनल बोन, उनको बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन, कैलस। कैलस एक मास होता है किसका, बोन और प्लस में कार्टिलेज का, एक पोरस मास होता है बोन और कार्टिलेज का, ठीक है। और उसको ज्वाइन करने में, बोन को ज्वाइन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी। जैसे सपोज करते हैं ये जो हमारी स्किन सूज जाती है तो उसको हम एक्सटर्नल कैलेक्स कहेंगे, बकाया जो इंटरनल कैलेक्स भी होता है, और इंटरनल पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्पंजी बोन कहते हैं। जो आउटर जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट बोन। और जब ये कार्टिलेज या ऑस्टियोसाइट सेल काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो न्यू ब्लड वेसल्स है उनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे रीमॉडलिंग या रीफॉर्म द ओरिजिनल शेप ऑफ द बोन वो स्टार्ट हो जाती, फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाती। किस स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एंड द कैपिलरीज आर इन्वेंटेड द कैलस। कैलस के अंदर सेलस के अंदर
क्या करते हैं, ये दोनों सेल जो ऑस्टियोक्लास्ट है ऑस्टियोब्लास्ट दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ऑस्टियोक्लास्ट का जो काम होता है ब्रेक डाउन द कार्टिलेज, और कार्टिलेज को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। एंड द ऑस्टियोब्लास्ट जो क्या करता है, रिप्लेस्ड विद द बोन, और बोन को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे हमारे इनसाइड जो है बॉडी है, जहाँ पे स्पंजी बोन का जो पार्ट है उसमें ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, कंप्लीट हो जाती है, और फिर इनकी जो कैलेक्स की यहाँ पे डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिट होकर पूरी बोन एक प्योर फॉर्म में बन जाती है। बनने के बाद फोर्थ स्टेप के अंदर हमारी जो टोटल बोन है, जो कंपैक्ट बोन है, और प्लस में जो स्पंजी बोन है, और प्लस में हील फ्रैक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हील ऑफ द बोन इज कंप्लीटेड, और बोन हमारी एक प्रॉपर तरीके से बन के प्रॉपर तरीके से पहले जैसी थी ऐसे की ऐसे बन जाती है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस, कैल्शियम फास्फेट्स वगैरह सबस्टेंस होते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ जॉइंट्स भी होते हैं। अब देखो जॉइंट्स हम कहते हैं किसको, देखो जॉइंट्स एक किस्म का जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन टू बोन्स। ठीक है, दो हड्डियों के बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, जॉइंट्स कहेंगे। ये इंसान की बॉडी के अंदर तकरीबन 350 जॉइंट्स पाए जाते हैं। इंसान की बॉडी के अंदर कितने 350 जॉइंट्स पाए जाते हैं। अब अगर जॉइंट्स की टाइप की बात करें तो दो किस्म की होती हैं, एक होती है मूवेबल इमूवेबल जॉइंट्स या फिक्स जॉइंट्स, दूसरी होती है मूवेबल जॉइंट्स। अब इमूवेबल जॉइंट्स उसको कहते हैं, या फिक्स जॉइंट डू नॉट अलाउ द मूवमेंट, जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट या कोई भी हरकत ना हो। जैसे हमारी 8 बोन ऑफ स्कल्स, जो हमारी स्कल्स की हड्डियां हैं, जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं, ये भी मूव नहीं करती है। उसके बाद 3 बोन्स ऑफ पेल्विक गिल्डिल्स जो हमारी होती हैं, ये वाली पेल्विक गिल्डिल्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं फिक्स्ड बोन्स होती है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करती। उसके बाद हम मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आते हैं जो मूवमेंट करती है। जैसे मूवेबल जो बोन है उसको हमने दो हिस्सों के अंदर विभाजित किया गया है, एक फ्री मूवेबल जॉइंट्स और दूसरा है पार्शियल मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, अब देखो जैसे पार्शियल मूवेबल जो जॉइंट्स है उसके अंदर अगर देखा जाए स्ट्रेनम और रिब्स, स्ट्रेनम हमारी ये जो हड्डी है और प्लस में रिब ये हड्डियां हैं। ठीक है, रिब के जो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक हमारे पास हाइंड जॉइंट्स है जो एल्बो के अंदर और प्लस में नी और फेलेंजिन वगैरह के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है पायोइड जॉइंट्स जो हमारे एल्बो जॉइंट्स भी जिसको हम कहते रहते हैं। ठीक है, और ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो हमारी वर्टिब्रा के अंदर पाई जाती है, वर्टिब्रा के अंदर या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। और स्लाइडिंग जॉइंट्स जो हमारे हैं, विस्ट जॉइंट्स, ये जो हाथ है विस्ट है, इनको हम कहते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वगैरह, ये हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट्स वगैरह, हिप यहाँ पे होता है और शोल्डर जॉइंट्स यहाँ पे होता है, उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइप ऑफ 5 जॉइंट्स थे। अब वो जॉइंट्स किस डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं हम ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो हाइंड जॉइंट्स जो है, हाइंड जॉइंट है वो वन प्लेन मूवमेंट करते हैं, और हाइंड जॉइंट हमारे के नी और प्लस में एल्बो और फ्लेंजिंग के अंदर होती है। जैसे सपोज करते हैं हमारे जो एल्बो ये वाला है तो ऐसे मूव कर रहा है, फ्लेंजिंग है तो ऐसे इस तरीके से मूव करती है, तो नी है तो इस तरीके से मूव करती है। तो इसलिए हम इसके कहते हैं वन प्लेन डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, वन प्लेन मूवमेंट या वन प्लेन डायरेक्शन मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये एक ऐसी मूवमेंट है, ठीक है, जो ज्यादातर पूरी डायरेक्शंस के अंदर बैकवर्ड फॉरवर्ड साइड के अंदर भी इसकी डायरेक्शंस देखी जा सकती है कि एनी वे के अंदर या एनी प्लेन के अंदर डायरेक्शन हो सकती है।
मेनी डायरेक्शन कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्लाइडिंग जॉइंट्स, ये ज्यादातर किसके अंदर होती है, हमारी वर्टिब्रा के अंदर होती है, जो अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट होती है। जैसे हमारी वर्टिब्रा अप एंड डाउन और राइट और लेफ्ट ऐसे हम कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट एक किस्म का हमारे जो एल्बो जॉइंट्स है, जिसको हम और ये देखो ये रोटेशनल डायरेक्शन है ना, तो ये पिवट जॉइंट्स के अंदर रोटेशनल जिसके अंदर डायरेक्शन हो, तो इसको हम पिवट जॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्लाइडिंग जॉइंट्स। स्लाइडिंग जॉइंट्स जो हमारी विस्ट होती है, विस्ट की डायरेक्शन होती है, इस विस्ट की डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। ये चीज याद रखना, या विस्ट जॉइंट्स ही स्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ये हमारे सॉरी, ये हमारे पास बोन्स की फॉर्मेशन या बोन्स किस तरीके से बनती है, और प्लस में जॉइंट्स और जॉइंट्स के टाइप। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम एक और भी टॉपिक क्लास मैट्रिक चैप्टर 4 के अंदर लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज।